सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग विश्वनाथ त्रिपाठी से ही पढ़ेंगे मित्रों नेक्स्ट पार्ट में रीतिकाल। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रीतिकाल का ये जो समय है शुक्ल जी के अनुसार मित्रों, ये शुक्ल जी के समय इनका 1700 से 1900 विक्रम संवत है और ये विश्वनाथ तिवारी जी के अनुसार त्रिपाठी जी के अनुसार ये 1700 से 1850 का है। तो मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केवल इसमें हम प्रश्न जो है यहाँ पर देखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि रीतिकाल नाम किसने दिया। तो रीतिकाल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट प्रश्न कहाँ से बनेगा, इस काल की कविताएं प्रधानता क्या हैं। तो इस काल की कविताएं प्रधानता श्रृंगार रस की हैं। और हम इस रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार रस है। फिर ये जो लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड ये देते हैं ये अच्छे से देख लें मित्रों। हम इसको कथन अच्छे से दिखा रहे हैं कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ कहा, ये इनका कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक तो उत्पादक वर्ग जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसान से संबंध रखने वाली जातियाँ और लोहार, कहार, जुलाहा, तो ये जुलाहा इत्यादि थी। और दूसरा वर्ग भोक्ता, राजा, रईस, नवाब आदि, या कह सकते हैं भोक्तृत्व का सहायक था। तो इस तरह से मित्रों हम लोग देखते हैं ये इनका इम्पॉर्टेंस कथन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कि ये आपका रीतिकालीन काव्य कितनी धाराओं में बटा था, प्रश्न बनेगा। तो ये आपका रीतिकालीन काव्य 3 धाराओं में बटा था। फिर इसमें पहला है आपका ये रीतिबद्ध धारा। तो रीतिबद्ध धारा में मित्रों क्या था? तो इसमें अलंकार, नायिका भेद आदि के जो है ये लक्षण बताकर उनके उदाहरण के अनुरूप काव्य रचे गए हैं। ये है आपका केशवदास, पद्माकर और मतीराम, ये मूलतः क्या थे? लक्षण ग्रंथकार थे। फिर हम लोग देखते हैं मित्रों ये रीति सिद्ध धारा। तो रीति सिद्ध धारा में बिहारी कवि हैं। इसका मतलब है इन्होंने लक्षण उदाहरण की पद्धति को नहीं अपनाया, लेकिन अपना कविता रखते समय, याद करते समय मीन्स इन्होंने इसका ध्यान जरूर रखा है। फिर हम लोग देख लेते हैं मित्रों ये है रीति मुक्त धारा। हम लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि निम्नलिखित में से रीति धारा, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा के कवि कौन थे। तो ये रीतिबद्ध धारा के जो कवि थे ये इनमें देख लेते हैं। बद्ध में हमने बताया पद्माकर, केशव, मतीराम। फिर इसके बाद है रीति मुक्त धारा में हम लोग देखते हैं रीति सिद्ध में केवल बिहारी आते हैं। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर। इसमें मित्रों एक नाम और आता है और वो नाम है आपका द्विजदेव का। तो इसमें आप लिख लीजिएगा या कहीं अपना जोड़ लीजिएगा कि घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, द्विजदेव। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय। रीतिकालीन कवियों के परिचय में हम देखते हैं इनका केशवदास जी का जन्म 1555 और मृत्यु 1617। तो आमतौर पे जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी देते हैं जीवन परिचय में से अक्सर जन्म पूछ लेता है। तो इनका जन्म यहाँ, और इनके पूर्वज जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे। कभी कभी यहाँ से ये भी एक प्रश्न बन जाता है मित्रों कि ये किसके दरबार में थे। तो ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के सभा कवि थे। और इसके बाद यहाँ पर आपका ये मेन इम्पॉर्टेंस रचनाएं हैं मित्रों, जो कि अक्सर आपसे रचनाएं पूछ ली जाती हैं। और ये आपका यूपी टेट से लेके सुपर टेट, लेखपाल, दरोगा जो भी एग्जाम्स हैं रचनाओं में अगर पूछेगा तो इनमें से जरूर एक रचना पूछ लेता है कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित,
विज्ञान गीता और ये है आपका रतन बावनी। फिर यहाँ से है जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये इतनी रचनाएं आप देख लें, इनमें से रचनाएं जरूर पूछ लेता है। अब इसमें से देख लीजिए, ये कवि प्रिय और रसिक प्रिय इनकी काव्य शास्त्री, ये आप जानते होंगे टीजीटी पीजीटी वाले कि ये आप लोगों के लिए है कि कवि प्रिय रसिक प्रिय क्या है, तो काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कवि प्रिय की रचना क्यों की गई थी, तो इंद्र सिंह की पतिव्रता एक गणिका मतलब वेश्या थी और उसी नाम उसका राय प्रवीण था, उसको शिक्षा देने के लिए की गई थी। फिर यहाँ पे है ये राम कथा का वर्णन है। रामचंद्रिका का विषय क्या है, तो उसमें राम कथा का वर्णन है। और इसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है कि वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, यानी केशव दास जी जो हैं वो हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। फिर यहाँ पे है केशव दास की रचनाओं में सर्वाधिक विचारणीय जो है वो रामचंद्रिका है। इसकी रचना केशव दास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि केशव दास ने इसकी रचना, वाल्मीकि ने इनको स्वप्न में बताया था तो इन्होंने किया। और यह रचना किस शैली में रचित है, तो यह हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव इनके शैली में रचित है। फिर ये पृथ्वीराज रासों के समान इसमें छंद जो है जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं और एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली केशव दास में है। तो यहाँ पर भारत का कैकेयी से ये प्रश्नोत्तर है, ये कथन इम्पॉर्टेंट है मित्रों, आ सकता है टीजीटी पीजीटी में। तो मातु कहाँ नृप ताप गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक लिए। तो यहाँ से आप ये कथन हो गया मित्रों। अब यहाँ देखिए, कहा इन्होंने कि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु ये रीति ग्रंथों की विरल परंपरा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि केशव तो हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, लेकिन ये रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि से 1609 ईस्वी से मानी जाती है। फिर इन्होंने बताया कि रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशवदास जी हैं या चिंतामणि जी हैं, इस बात को लेकर विवाद है। तो ये विवाद जो है, और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु है। चिंतामणि का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है मित्रों, तो ये है आपका कवि कुल कल्पतरु, ये है चिंतामणि, ये है कवि कुल। तो हमारे सर बताते हैं हमें अपने कुल की चिंता करनी चाहिए। तो कुल से याद रहेगा कि कुलपति मिश्र, कुल से याद रहेगा कि कवि कुल कल्पतरु। अब इसके बाद हैं ये भिखारी दास। भिखारी 18वीं सदी के आचार्य हैं और इनकी रचना का नाम यहाँ है काव्य निर्णय भिखारी दास। तो भिखारी दास काव्य, और तोष नामक कवि का ग्रंथ है सुधा निधि। और यहाँ कुलपति जो हैं, कुलपति का ये ग्रंथ है 1670 ईस्वी में इन्होंने ग्रंथ लिखा था रस रहस्य। रहस्य यहाँ लिखा है, रस यहाँ है, तो ये दोनों रस रहस्य हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर है सुखदेव मिश्र जी का 1673 में ग्रंथ है रस आर्णव। ये समस्त रचनाएं मित्रों सुपर 10 में कोई सी भी रचना पूछी जाती है, खास तौर से इनमें से भिखारी दास का काव्य निर्णय और ये तोष का सुधा निधि और कुलपति का रस रहस्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इनके उपजीव्य काव्य ग्रंथ क्या हैं, तो ये आप देख लीजिए क्रमशः इन्होंने दिया है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रालोक और कुवलयानंद। उपजीव्य ग्रंथ का मतलब ये हो गया मित्रों कि इन्होंने इस ग्रंथ के सहारे से उसी के बेस पर लिखा है। सेनापति 1584 1688,
इनका जन्म काल 1584 माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? दोनों ही रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि कवि कुल्पतरु चिंतामणि की रचना थी, कुल की चिंता करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कवित्त है तो कवित्त रत्नाकर, तो आप इसको कवित्त का कविता कर लीजिएगा कि कविता रत्नाकर का पति सेना में है। ठीक है, तो सेनापति से आप जान लीजिएगा कविता रत्नाकर का मतलब हो गया कवित्त रत्नाकर। और फिर यहाँ पर काव्य कल्पद्रुम, तो कविता रत्नाकर का पति सेना में है और वो कल्पद्रुम पे चढ़ गया। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है ये आपका टीजीटी पीजीटी में, ये रचनाएं तो आप टेट सुपर टेट के लिए, और ये बाकी क्वेश्चंस कवित्त रत्नाकर में क्या उसका विषय है, तो भक्ति भाव के छंद हैं। फिर सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध सहज है कि आधुनिक सा लगता है, और प्रकृति चित्रण के विषय में उन्हें इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है। तो ये प्रश्न मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रीति काल का ऐसा कौन सा कवि है जो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रकृति चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, अभी हमने बताया सेनापति। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों अगले पेज पर। ये है आपका यहाँ से कि राम कैसो जस अध उरध गगन है, ये इनका ऋतु वर्णन में इसका सेनापति की पंक्ति है। ये राम कैसो जस अध उरध गगन है, तो हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। सेनापति उनय नए जलद सावन के चारी ही दिशान, घुमरत भरे तो के चारी ही दिशान। शोभा सर सन नभ खाने जात कहूँ भांति आने है पहाड़, मानो कजर कै ढोए कै। घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, देखि न परत मनो रवि गयो खोए के। चारि मास भारी श्याम निसको भरम, मानी मेरे जान यही ते रहत हरि सोए के। तो इस तरह से आप इनका कथन याद कर सकते हैं मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं ये रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जी का जन्म यहाँ इन्होंने 1663 दिया है। तो लेकिन मित्रों आप एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि ये 1606 के स्थान पे कहीं कहीं 1603 और कहीं कहीं 1595 भी मिलता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, चूँकि ये मानक बुक है तो हम लोग 1606 मान कर ही चल रहे हैं कि इनका, और ये भी हो सकता है कि ये इनके अनुसार हो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के। तो ये बिहारी के यश का आधार एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बिहारी मूलतः किसके कवि हैं, तो बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। तो ये कथन आप लोग देख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौं करे भौहन हंसै दैन कहे नटी जाए। तो ये बिहारी लाल जी का है। फिर यहाँ और उनका आगे दोहा है। सघन कुंज छाया सुख शीतल मंद समीर, मन में जात अजो बाय व जमुना के तीर। तो यहाँ पर ये है। आगे हम लोग देखते हैं कवि देव। तो ये है 73 और 67। तो 73 देव को 67 ईंटा, या देव को 67 ईंटा ना, 73 देव को 67 ईंटा देव। ठीक है, 73 देव को 67 ईंटा देव। तो 1673 में जन्म, 67 ईंटा का मतलब 67 में मृत्यु, इटावा में इनका ईटा में जन्म हुआ था।
अब इनकी हम लोग रचनाएं देख लेते हैं। टीजीटी पीजीटी से लेकर के ये अदर छोटी मोटी परीक्षाएं जो होती हैं उन सभी में, और ख़ास तौर से जो रचनाएं पूछी जाएंगी तो इनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो भाव विलास देव, देव का मतलब देव की रचना। भवानी विलास देव, रस विलास देव, सुख सागर तरंग देव, अष्टायाम देव, प्रेम चंद्रिका देव, काव्य रसायन देव। तो ये सारी चीज़ें देव, तो मतलब देव की रचनाएं हो गई। तो हम लोगों ने इसको देख लिया कि ये जो है भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो देव कवि की हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देव का एक कथन है मित्रों, यहाँ देख लीजिए, पंक्तियाँ हैं। और पंक्तियाँ आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी की प्राण होती हैं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। डार द्रुम पालन बिछौन नव पल्लव के सुमन, झिंगोला सोह तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बहरावे, देव को किले हलावे, हुल सावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे, राई लोन कंज कली नाय कलतान सिर सारी दे, मदन मय जुक बालक बसंत प्रातः जगावत, गुलाब चटकारी दे। तो ये प्रातः ही है। तो इस तरह से हमने देख लिया मित्रों। फिर यहाँ भी है, देव का ही कथन है, देख लीजिए। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो, सो बिलानो जात। तो ये इतना हम लोगों ने देव जी का देखा। अब इसके बाद देखते हैं भूषण। तो यहाँ देख लीजिए, कहा तेरा भूषण देख कर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, तेरा भूषण देख कर वह 15 की दिखती है। यानी वह तेरा भूषण पहन ले तो वो 15 की दिखने लगती है। तो 13 का मतलब 1613 में जन्म हुआ था, 15 में मृत्यु हुई थी। तो हम लोग कह सकते हैं तेरा भूषण देख के वह 15 में दिखती है। और अभी हमने देव के लिए पढ़ा था कि 73 देव को 67 ईंटा देव, तो 73 1673। तो ये रचनाएं मित्रों रीतिकाल में ज़्यादातर कवि ऐसे ही हैं जो 15-16 के आसपास जन्मे हैं। तो हमें इतना तो याद करना पड़ेगा। तो कहा तेरा भूषण पहन कर वह 15 की दिखती है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ये रचनाएं हैं इनकी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी मित्रों। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। रीतिकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार था। लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है मित्रों कि भूषण का स्वर वीरता का है। यहाँ है अकेले, बाद में देख लीजिएगा कि भूषण का स्वर वीरता का है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा रीतिकाल का कौन सा कवि है जो श्रृंगार प्रधान रचनाएं ना करके वीर संबंधी रचना किया है? तो उसका उत्तर भूषण होता है। और इसी से मिलता जुलता एक आदिकाल से प्रश्न बनता है मित्रों कि ऐसा कौन सा कवि है, वीर गाथा काल में हम लोग जानते हैं वीर रस की रचनाएं हुई थी। फिर यहाँ ऐसा कौन सा कवि है जो वीर रस की रचना न करके जो है श्रृंगार की रचना किया है? तो वो है नरपति नाल बीसल देव रासो। तो भूषण किसके कवि हैं मित्रों? तो यहाँ आप देख लीजिए, भूषण ओज के कवि हैं। और फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं, ये इनका कथन हो गया। तो कथन देख लीजिए, दारा की दौर यह, दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुबे की। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा कि दारा की दौर यह, रार नहीं खजुबे की। तो ये खजुबे की यहाँ है, बाकी कथन यहाँ है। फिर इसके बाद हम लोग भूषण का ये देख लेते हैं, ये भी इनकी पंक्तियाँ हैं। इंद्र जिमीप जम्ब पर, बाडव सुअम्ब पर, रावण सुदम्ब पर, रघुकुल राज हैं, पवन बारी वा पर, शंभुरति ना पर, ज्यों सास बाव पर, राम द्विज राज हैं,
दावाद्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कानजिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज हैं। तो ये भूषण की रचना मतीराम देखते हैं। तो ये इनका जन्म 1603, मृत्यु 1701। ये भूषण, मतीराम, चिंतामणि इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं मित्रों, इसलिए हमें इनकी रचनाओं को लर्न रखना चाहिए। ये खास तौर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग छोटी परीक्षाएं, हम बार बार छोटी कहते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए। इससे हम ये जान लेते हैं, बार बार हमको ये नहीं नाम लेना पड़ता है कि टेट, सुपर टेट और ये सब चीज़ें। तो आप इससे छोटी परीक्षाओं से हम लोग समझ, परीक्षा कोई छोटी नहीं होती है मित्रों, लेकिन हमारी बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, केवल आपको समझने के लिए ऐसा बोल देते हैं। या हम ऐसे बोल दिया करेंगे कि चलिए वनडे एग्ज़ाम या अदर परीक्षाओं में ये रचनाएं इम्पॉर्टेंट है। तो ये है छंदसार, रसराज, ये है रसराज, मतीराम रसराज, साहित्यसार मतीराम, लक्षण श्रृंगार मतीराम, ललित ललाम मतीराम, और ये है आपका रसराज और ललित ललाम। ठीक है, रसराज ललित ललाम इनके यश का आधार है। अब इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं इनके ये कथन हैं, पंक्तियाँ हैं मित्रों। क्यों इन आखिन सुनी सहनसंक है, मोहन को तन पानिप पीजे, ने कुनिहार कलंक लगे, यही गाँव बसे कहूँ कैसे के जीजे। होत रहे मन यो मतीराम, कहूँ बन जाई बड़ो तप कीजे, वह वनमाल ये लगिए अरुए, उल मुरली अधरा रस पीजे। तो ये इनका कथन रहा मित्रों। हम लोग पद्माकर देखते हैं 1753 1833 में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी मेन रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर, विरुदावली पद्माकर जी, ठीक है। फिर जगत विनोद पद्माकर, पद्याभरण पद्माकर, प्रबोध पचासा पद्माकर, राम रसायन पद्माकर, गंगा लहरी पद्माकर। इनमें से ये जगत विनोद क्या है मित्रों? तो ये लक्षण ग्रंथ है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है फॉर टीजीटी पीजीटी। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये पद्माकर की गंगा लहरी है। तो यहाँ गंगा लहरी हो गया। फिर यहाँ बिहारी और पद्माकर को रीति काल के दो छोर कहा जा सकता है। ये किसने कहा है? तो बिहारी और पद्माकर को रीति काल का दो छोर कहा जा सकता है मित्रों। ये किसने कहा? तो ये आपके कहा है त्रिपाठी जी ने यहाँ। और बिहारी जो हैं, तो ये बिहारी और जो है रीतिकाल के प्रारंभिक और श्रेष्ठ कवि हैं। तो पद्माकर जो थे वो अंतिम। हमसे यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि रीतिकाल का प्रारंभिक और श्रेष्ठ कवि कौन है? तो उत्तर होगा बिहारी। रीतिकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन था? तो ये पद्माकर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है, पद्माकर जी का पूछता है। फागु की भीर अभीरन में गए, गोविंद लई गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी।
छीनि पीतम्बर कम्मर ते सुविधा दय मीड़ी कपोलन रोरी। नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर यो खेलन होरी। तो ये होली के इन्होंने लिखा था सवैया। कवि गंग देखते हैं 16वीं सदी में इनकी रचना। ये रहीम के मित्र भी थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है और यहाँ पर कहा गया है यानी तुलसी गंग दुओ है कवियन के सरदार। ठीक है तुलसी गंग दुओ है कवियन के सरदार। तो इसको जो है ये कथन इनके लिए कहा है। तो यहाँ पर गंग जी का एक कवित्व यहाँ दिया गया है मित्रों, हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कथन है। झुकत कृपान मैदान जो द्योत भानु एकन ते एक मानो सुषमा जरद की। कहीं कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे फूटी गज घट ज्यों सरद की। इते मान सोनित की नदियाँ उमड़ी चली रही न निशानी कहूँ मही में गरद की। गौरी गयो गिरपति गणपति गयो गौरी गौरी पति गई पूछ लपकी बरद की। तो इस तरह से ये इनका कथन रहा। तो इस तरह से हमने अब तक जो पढ़ लिया मित्रों वो कौन से कवि थे, रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। ठीक है, यानी हमने जो चिंतामणि पढ़ा, सेनापति पढ़ा, भिखारी दास पढ़ा, ये सभी रीतिबद्ध कवि कहे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त में पहले कवि यहाँ पर हैं घनानंद जी, तो जिनका जन्म 1673 और 1739 में हुआ था। तो और नादिर सबसे बड़ी बात यह है 1673 आप याद रखिएगा, 1739 अपने आप याद रहेगा क्योंकि इसी समय नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। इनके प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, सुजान संबोधन। और ऐसा माना जाता है कि ये सुजान नामक वेश्या थी जिनको वे बहुत प्रेम करते थे। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए इनका ये कथन है। बहुत दिनान की अवधि आस परे खर बरे अरबरन परे से उठ जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को गही गही राखत ही दही सन्मान को। झूठी बत्तियान की पत्यानि ते उदास हुए के अब न घिरत घन आनंद निदान को। तो इस तरह से यहाँ इनका कथन रहा मित्रों। तो यहाँ हम लोग इनकी रचना देख लेते हैं। ये है सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला। तो सुजान सागर घनानंद, सुजान संबोधन घनानंद, विरह लीला घनानंद। कोकसार तो ये वनडे एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट रचना। रस केली बल्ली और कृपाकांड, ये कृपाकांड घनानंद। तो ये इतनी रचनाएं मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी हैं। और ये प्रेम की मस्ती के कवि हैं। पूछा जाएगा प्रश्न, प्रेम की मस्ती का कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद जी को। वियोग श्रृंगार के कवि हैं घनानंद जी। यहाँ शुक्ल जी के अनुसार आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के लिए। प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है मित्रों। तो हम लोग देख लेते हैं आगे इनका जो है। यहाँ पर अब एक प्रश्न और देख लीजिए कि शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा है। तो शुक्ल जी ने इन्हें, यह है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है यानी। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए ये इन्होंने यहाँ पर इनकी रचनाएं दो पंक्तियाँ हैं। वह है सो घरी भाग उघरी, तो घनानंद की पंक्ति है ये। फिर ये है उजरनी बसी हमारी आँखियाँ नी देखूं। फिर ये है झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यो हित कचाई पाक्यो ढकी उघरती है खोयबो लहत है। तो ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं कि घनानंद पे सूफियों का प्रभाव कैसे है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो है घनानंद जी पे सूफियों का प्रभाव।
तो ये है आपका कहा इन्होंने, ये है कान परे बहुतायत में इकलैन की बेदन जानो कहा तुम। तो ये घनन जी की पंक्ति है। फिर यहाँ पर एक पंक्ति है आनंद निधान सुख दान दुख दान द्वय। तो ये है घनानंद। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों आलम जी का। तो ये हैं कवि आलम, 18वीं सदी के कवि हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीति मुक्त कवि। तो घनानंद आलम बोधा ठाकुर हमने पहले ही बताया था। अब इसमें देखते हैं कि इन्होंने एक रंगरेजिन के प्रेम में पढ़कर उससे विवाह कर लिया था। 18वीं सदी के ये कवि हैं और इनकी कविताओं का संग्रह जो है वो आलम के लिए है। यहाँ पर पूछा जाता है आलम कैसे कवि हैं, तो वो प्रेम की तो दीवानगी के कवि हैं, प्रेम की दीवानगी के कवि। अब यहाँ पर इनका एक रचना देख लीजिए, पंक्ति है ये जाथल किने बिहार अनेकन तथल कांकरी बैठी चुनौ करे जा रसना सो करी बहुता बहुबातन ता रसना सो चरित्र गुनेव करे। तो ये रहा इनका अगला है बोधा कवि 18वीं शताब्दी में। सुभान नामक वेश्या से ये प्रेम करते थे। तो ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम इनका था। और इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं ये है आपका बिरह बारिश। तो बिरह बारिश बोधा और इश्क नामा बोधा, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए घनानंद जी जो थे वो सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और बोधा जो है वो सुभान नामक। तो वो उन्होंने लिखा है, देख लीजिएगा इश्क लता। ध्यान दीजिएगा रचनाओं में डिफरेंस होता है और वनडे एग्जाम में ऐसी ही रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। तो इश्क लता, तो इश्क की लताएं घनी होती हैं, हमारे सर ऐसा पढ़ाया करते थे। तो इश्क की लताएं घनी होती हैं, तो इश्क लता घनानंद। और यहाँ देख लीजिए तो बोधा बिरह की बारिश में इश्क की बारिश में बोधा नाम कर गया, ठीक है। तो बिरह की बारिश हुई तो बोधा के इश्क नाम कर गया, ठीक है। आप जैसे भी इसको लर्न करना चाहें हम लोग यहाँ ये इनका पंक्ति देख लेते हैं। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। तो ये इनका है। फिर यहाँ पर ये आप देख लीजिए कबहू मिलबो या धीरज ही मैं धरे बो करे उड़ते कढ़िया वे गरे ते फिरे मन की मन ही मैं सिर ब करे कवि बोधन चाऊ सिरी कबहू नित ही हरवासो हिर बो करे सहते न बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरे बो करे। इस तरह से ये रहा। ठाकुर देखते हैं 1774 से 1823 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म ओरछा में हुआ था। कभी कभी प्लेस भी पूछ लेता है मित्रों। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा। अब अगला यहाँ देख लीजिए ठाकुर की ये रचनाएं, पंक्तियाँ मीन्स। तो इनकी पंक्तियों को देखते हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जोरीबे में ने कुजे नामुर के नीति देने वाले हैं मई के मैं पालन कोई ये के विशुद्ध स्नेही साचे उर के ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दामाद हैं अदानी ससुर के चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ मीन मृग खंजन। तो मीन मृग ठाकुर की ये मीन मृग खंजन आप इनको देख लीजिएगा। फिर यहाँ इन्होंने पंक्तियाँ कही हैं मित्रों। पंक्तियों में इन्होंने क्या कहा है देख लीजिए। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की नो खेल करी जाने हुए।
तो खेल करी जाने है ठाकुर। बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं मित्रों, ये टीईटी पीजीटी में अक्सर पूछी जाती हैं और जो लोग इसकी तैयारी करते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख लीजिए, शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या इन्होंने कैसे यहाँ पर दिया है। उनकी एक पंक्ति, वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ जऊर हेतु न ठानति भय हैं, बारही बार बिलोक घरी घरी सूरत तऊ पहचानति भय। ठाकुर या मन की प्रतीति है जो पै स्नेह न मानती हैं, वे आवत हैं नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानती हैं वे। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी घटानंद गाँवरी, ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। गुरु गोविंद सिंह को देखते हैं, 1666 में जन्म हुआ, 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों। फिर इसके बाद यहाँ 1666 में जन्म कहाँ, पटना में हुआ था। और इसके बाद इनकी रचनाओं का संग्रह कहाँ है, तो ये है दसम ग्रंथ में। कुल इनकी 16 रचनाएं इसमें संकलित हैं। चंडी चरित्र इनकी विशेष साहित्यिक रचना है। 24 अवतार में इन्होंने श्रृंगार का भी वर्णन किया है। और ये इनकी पंक्ति है, बीरबली सरदार दैयत सुक्रोध के म्यानते खडग निकारम। फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एक दयो तन चंडी प्रचंड के दूसर के हरि के सिर झारम। तो इस तरह से पंक्तियाँ इनकी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये है आगे के सुकवि रीझ ही हैं तो कविताई ना है, तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। ये रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य था। प्रश्न आपका बनेगा कि रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य क्या था, तो ये है, आप देख लीजिए कि आगे के सब कवि सुकवि रीझ ही हैं तो कविताई ना है, तो राधा कन्हाई को सुमिरन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ तक हो गया मित्रों। आगे हम फिर ये है कालिदास ने जो है मित्रों, ये कालिदास हजारा लिखा और भारतेंदु ने सुंदरी तिलक लिखा। और इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं ये द्विजदेव 19वीं सदी के हैं। तो द्विजदेव पद्माकर मतीराम की परंपरा में ही आते हैं और चन्नरेज महाराज राम सिंह के द्विजदेव जो है ये उनके दरबार में थे। शुक्ल जी का ये कथन है मित्रों कि जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। तो यहाँ इनका ये पंक्ति है मित्रों, हम लोग देख सकते हैं कि मिली माधवी आदि फूल के ब्याज विनोद लवा बरसाए करे रची, नाच लता गण तानि वितान सबे विधि चित्त चुरायो करे। तो द्विज देव जुद देखी अनोखी प्रभा अलिचारन कीरति गायो करे, चिरजीव बसंत सदा द्विज देव प्रसूनन की झरी लायो करे। तो इस तरह से हम लोगों ने इनकी रचनाओं को देखा मित्रों। और अब हम देखते हैं ये भक्ति के हैं, ये भी इन्हीं का है। तो ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजे। और इसके बाद हम लोग फिर रीति काव्य की परंपरा में इन्होंने जो ये लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है रीति काव्य की परंपरा में इन्होंने लिखा है, देख लीजिए। जिय सूधि चितौन की साधे रही, सदा बातन मैं अन खाए रहे, हंसी के हरिचंद न भूल बोले कभी। तो ये इतनी जो रचनाएं हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ये भी पंक्ति ब्रज लता के मोह पता कीजिए, और ये भी भारतेंदु जी की हैं। फिर यहाँ वियोगी हरि जी को देख लीजिए, ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की। इन पर अक्सर प्रश्न आता है मित्रों कि किन किन कवियों ने वीर सतसई की रचना किया है। सतसई की मीन्स तो बिहारी लाल जी हैं, ये हैं, और लोग भी हैं। सत्यनारायण कवि रत्न, ब्रज भाषा में इन्होंने भवभूति के 2 नाटकों का अनुवाद किया था। यहाँ 2 चीज़ आप देख लीजिए, एक तो भवभूति के नाटक हैं उत्तर रामचरित और मालती माधव। दूसरा, इन दोनों नाटकों का अनुवाद किसने किया, तो सत्यनारायण जी ने किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर है मैकाले के अंग्रेजी काव्य खंड काव्य होरेसस का भी इन्होंने अनुवाद किया।
दो ही काव्य संग्रह हैं इनके मित्रों, प्रेमकली, भ्रमरदूत। तो प्रेमकली सत्यनारायण कविरत्न, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ जो भ्रमरदूत है ये संदेश काव्य की परंपरा में इन्होंने लिखा है। संदेश काव्य का वत्सल का है, जगन्नाथ रत्नाकर। इनका जन्म 1866 और मृत्यु इनका 1932 में हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये हरिश्चंद्र और गंगा अवतरण, उद्धव शतक, ये इनका रचनाएं हैं। हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण और उद्धव शतक। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर ये हरिऔध जी का है, प्रिय प्रवास। हरिऔध जी ये महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। और यहाँ पर ये रत्नाकर जी के पंक्तियाँ हैं, देख लीजिए। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। यहाँ ये देख लीजिए, इनकी पंक्तियाँ रत्नाकर की ही। उझ की पद कंजनी के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन सबे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। तो ये पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। यहाँ आप देख लीजिए मित्रों, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो नंद दुलारे के इसी कथन के साथ मित्रों ये रीतिकाल समाप्त होता है। फिर अगला जो है हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सब लोगों को, धन्यवाद।